नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा का विशेषांक हम आज लेकर आ रहे हैं क्योंकि शनिवार को 11 बजे तक जो हमारा हर हफ्ते का नियत समय है, उस समय तक महाराष्ट्र और झारखंड के जो ट्रेंड है वो साफ हो जाएंगे। तो इन दोनों राज्यों में कौन जीत सकता है, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख। यशवंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मिलिंद। और यशवंत के लिए तो ये आज की रात जो है, एक तरह से क्या मैं कहूँ कौन सी रात होगी यशवंत, मुझे नहीं पता कौन सी रात होगी आज, लेकिन नेताओं मेरे लिए नहीं, अब मेरे लिए चैन से सोने की रात है मिलिंद, क्योंकि बहुत सालों के बाद में आपस में बात करते हुए फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि जो सीट शेयर का सर्कस है वो हमें ज्वाइन करना भी है, तो अपनी शर्तों पे करना है जी। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने जिन सीटों की हम कॉल नहीं ले सकते, हमने बहुत स्पष्ट रूप से ईमानदारी से बोला है कि हम कॉल नहीं लेंगे और हम जो जैसा है वैसा ही हम बता रहे हैं। इसलिए हो सकता है बहुत सारे दर्शकों को थोड़ी सी ये नाउम्मीदी लगे हमारे आंकड़ों से कि देखिए ये तो आपने पूरी पिक्चर नहीं दी, लेकिन पूरी पिक्चर कैसे दी जा सकती है अगर पूरी पिक्चर का अंदाजा ना हो किसी को। तो नहीं तो यशवंत, बातचीत हम शुरू करते हैं। आपको अच्छी नींद आई है मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि नेताओं की बेचैनी तो अपनी जगह है, हम लोगों के लिए तो कोई बेचैनी का कारण नहीं, हम अपना काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो यशवंत, मैं आपके महाराष्ट्र के एग्जिट पोल पर आऊँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों की चर्चा नज़र भी महाराष्ट्र पर है। तो जैसे आपने कहा कि वोट शेयर में जो अंतर है उसमें 1% की बढ़त आपने दिखाई है। 41% आपने एनडीए को दिया है और 40% आपने दिया है इंडिया गठबंधन को, मतलब जिसको कि यहाँ महाराष्ट्र में महायुति कहा जाता है, उसको एज है महाविकास अघाड़ी पर 1% का जी। तो दूसरी बात अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने इसको सीटों में कन्वर्ट किया है तो आपने कहा कि 112 सीटें मिल सकती है महायुति को या एनडीए को, और 100 मेरे ख्याल से 4 सीटें मिल सकती है महाविकास अघाड़ी को। मतलब सीटों का अंतर जो है वो आपका लगभग जो है 8 सीटों का आप अंतर दिखा रहे हैं। लेकिन जो अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यशवंत मेरा ये है कि इसमें तो दिख रहा है, देखिए ये जो वोट शेयर को ही अगर हम मान लें तो उसमें दिख रहा है कि महायुति या एनडीए को बढ़त है, लेकिन आपने जो ये 61 सीटें फंसी हुई दे दी है कि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो फिर भी एडवांटेज तो महायुति को जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है मिलिंद की जो राज्य के लेवल पे बहुत क्लोज दिख रहा है, रीजन्स के लेवल पे ये इतना क्लोज है नहीं जी। अगर आप देखेंगे तो मुंबई में, नॉर्थ महाराष्ट्र में, कोंकण में, इन जगहों पर एनडीए की जो वोट शेयर में लीड है वो बहुत बड़ी लीड है जी। और दूसरी तरफ पश्चिम महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में जो वोट शेयर में लीड है विपक्ष की, वो बहुत बड़ी लीड है। केवल आप कह सकते हैं विदर्भ एक जगह है जहां पे मामला कांटे का लग रहा है वोट शेयर के मामले में थोड़ा बहुत जी। तो ये चूंकि राज्य के 2 हिस्सों में एनडीए की बड़ी लीड है, 2 हिस्सों में विपक्ष की बड़ी लीड है और एक हिस्से में कांटे की टक्कर है, तो वो ओवरऑल राज्य के लेवल पे आपको लग रहा है अरे वोट शेयर में बहुत बड़ा गैप नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वोट शेयर में गैप रीजन्स में नहीं है। महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि इसके 5 हिस्से 5 राज्यों की तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो केवल एक राज्य की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो एक तो अंतर ये पड़ रहा है कि आपकी कॉल्स जो है ज्यादा सटीक या ज्यादा बेहतर आप लेते हैं जब आपके वोट शेयर में गैप ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो सीटें हैं, जो 60-61 सीटें हैं जहां पे हम कॉल नहीं ले पा रहे हैं, उनमें लगभग 2/3 से ज्यादा सीटें केवल मराठवाड़ा और विदर्भ से हैं। बाकी जगहों पे आसानी से कॉल ज्यादा बेहतर ली जा सकती है क्योंकि वहां पे मार्जिन ज्यादा बड़े हैं वोट शेयर के। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा खासतौर पे विदर्भ की सीटों पे। विदर्भ से ही डिसाइड हो जाएगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बन रहा है और विदर्भ से ही डिसाइड हो जाएगा कि किसी एक गठबंधन को अगर मेजोरिटी पार हो रहा है या नहीं। तो यशवंत, जो आपने मतलब मेरे पास रीजनल डेटा भी है, और जैसा कि आपने कहा कि मराठवाड़ा में क्लियर लीड है एमवीए को या इंडिया गठबंधन को, और मुंबई और कोंकण में बहुत क्लियर लीड है, मतलब 10% से अधिक आपने अंतर दिखाया है महायुति के लिए। लेकिन जब वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की जब आप बात करते हैं तो 6% या उससे अधिक थोड़ी लीड जो है एमवीए के पास है। तो मैंने एक हिसाब लगाया यशवंत, मतलब ये काम तो आपका है, लेकिन अगर ये मुंबई और कोंकण की सारी फंसी हुई सीटें हमने एनडीए को दे दी तो वो 17 सीटें हैं। और वैसे ही अगर हमने मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र की अगर मान लीजिए सीटें हैं, वो
अगर हमने दे दी सारी सीटें अगर इधर दे दी तो वो 20 सीटें हैं। तो ये मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसा लग रहा है आपके जो आंकड़े से कि ये जो 60-61 सीटें भी है, अगर ये एक तरफ चली गई एनडीए की तरफ तब तो भारी बहुमत आ जाएगा, लेकिन 30-30 बढ़ती तब भी तो एनडीए जो है मामला कांटे का रहेगा। हाँ तब अगर ये हाँ उसी प्रपोर्शन में मिली बटी जिस प्रपोर्शन में सीटें बाकी दिख रही हैं, तो ये मुकाबला फंसेगा जी और बिल्कुल डाउन द वायर जाएगा। लेकिन ये किसी एक की एक तरफ एक तरफा चली गई तो उसको एडवांटेज मिलने की उम्मीद ज्यादा है। अब ये जा सकती है कि नहीं जा सकती, यही एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि सामान्य रूप से 25-28 सालों से हम लोग जब इस तरह के आकलन करते हैं तो हम लोग स्टैटिस्टिकली ये मान के चलते हैं कि जो जो मार्जिनल सीट्स हैं ये उसी अनुपात में जाएंगी जिस अनुपात में बाकी सीटें जाती हैं। ये सामान्यतः होता भी है। लेकिन पिछले 10 सालों में ये रूल भारत में काम नहीं कर रहा है। हमने बहुत सारे चुनाव देख लिए जिसमें मार्जिनल सीट्स पूरी एक तरफ चली जाती हैं और केवल उसी की तरफ गई हो जिसका वोट शेयर ज्यादा हो, ऐसा नहीं है। कई बार हमने देखा है मार्जिनल सीट्स उसकी तरफ गई है जिसका वोट शेयर कम भी रहा है राज्य के लेवल पे। इसका अर्थ बहुत साफ है कि ये थंब रूल की तरह नहीं माना जा सकता कि मार्जिनल सीट्स का प्रपोर्शन वही होगा जो बाकी सीटों का प्रपोर्शन रहा है। ऐसे में कठिन हो जाता है काम, इसीलिए उनकी कॉल लेना बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर एक ये माना जा सकता है एनडीए का एडवांटेज केवल इस लिहाज से कि अगर आप लोकसभा चुनाव में जो दुर्गति हुई थी एनडीए की, उसके कंपैरिजन में उनका फाइट बैक देखें, खासतौर पे महिलाओं की स्कीम को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने फाइट बैक किया, मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर टिकट जल्दी टिकट बांटे, सिर फुटअव्वल कम हुई, विपक्ष के खेमे में ज्यादा सिर फुटअव्वल हुई, बहुत समय लगाया उन्होंने सीटों के बंटवारे में, टिकटों के बंटवारे में, बहुत सारी सीटों पे टिकट उनके सही भी नहीं गए। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट के तरीके से शायद एनडीए ने लोकसभा चुनाव के बाद में ज्यादा बेहतर चीजें सीखी और उसका नतीजा हमको जम्मू के नतीजों में और हरियाणा के नतीजों में भी दिख गया था बिल्कुल साफ कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट उनका ज्यादा सॉलिड था और कांग्रेस का पॉलिटिकल मैनेजमेंट बहुत खराब था। तो ये वो वाले फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल मैनेजमेंट नाम की चीज मिलिंद, जो आप और हम जानते हैं आंकड़ों में परिलक्षित नहीं होते, इनको आंकड़ों में नापना असंभव है। तो टर्नआउट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमने पता लगा है कि बहुत सारे जिलों में बहुत अच्छा टर्नआउट हुआ है और जिन जिलों में टर्नआउट अच्छा हुआ है वहां पे कांटे की टक्कर भी बहुत ज्यादा है। तो बीजेपी जो है वापस संघ की शरण में गई है पिछले हरियाणा और जम्मू के चुनाव में, और महाराष्ट्र के चुनाव में भी जाहिर है कि उन्होंने पूरी ताकत संघ ने भी अपनी ओर से झोंकी है बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए। ऐसे में टर्नआउट कितना बढ़ा, कहां बढ़ा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी तक आंकड़ा हमको नहीं मिला है इलेक्शन कमीशन से, क्या महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा हुआ है महाराष्ट्र में? अगर तो महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा हुआ है मिलिंद, तो उसका सीधा संकेत है कि एनडीए एडवांटेज है, क्लियर। अगर बराबरी का टर्नआउट है तो कांटे की टक्कर है, और सिग्निफिकेंटली पुरुषों से अगर लो टर्नआउट है महिलाओं का तो वो एडवांटेज अपोजिशन। नहीं तो यशवंत आप जो बात कह रहे हैं उससे लगता है कि एडवांटेज तो एनडीए को ही है, जो मैं बात आपकी कुल मिला के समझ पा रहा हूं। लेकिन आपने जो बात कही कि एडवांटेज जो है महिलाओं को लेकर है, तो आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक चार्ट देखा था यशवंत, तो उसमें यह लिखा गया था कि मुंबई जैसे शहर में महिलाओं का ऑल टाइम हाई टर्नआउट है। और उसमें जब मैंने सीट वाइज ब्रेकअप देखा तो ज़्यादातर सीटों में फिर भी पुरुषों का मतदान, मतलब आप जो बात कह रहे हैं, अब वो मुझे गेन नहीं पता यशवंत, लेकिन उसमें 1-8% पुरुषों का मतदान ही ज़्यादा था। कुछ एक जगह थी नागो ठाणे जैसी सीट थी मुंबई में, जो कि जहाँ कहा गया था कि महिलाओं का मतदान ज़्यादा हुआ है, मतलब परसेंटेज वाइज मैं कह रहा हूँ। पर ये बात हेडलाइन है टाइम्स ऑफ इंडिया की कि मुंबई जैसे शहर में महिलाओं का मतदान पिछली बार से मतलब रिकॉर्ड मतदान हुआ है। तो ये जो आपकी बात है कि महिलाओं का मतदान ज़्यादा हुआ है, उससे अगर एनडीए को एडवांटेज मिलेगा तो ये बात उन डाटा से साबित होती है। लेकिन आपके सर्वे पर लौटता हूं मैं यशवंत, आपने ये कहा है कि ये केवल एक छोटी सी मेरी, क्योंकि ये आपने अच्छी खबर बताई, क्योंकि जितना बड़ा गैप आप अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों में देखें हमारे मुंबई रीजन में दिख रहा है एनडीए के लिए, उतना बड़ा गैप और कहीं नहीं है जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो महिलाओं के स्विंग की और हमारे एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी ज्यादा बड़ी लीड की पुष्टि उससे होती। हाँ, आपने 12% की लीड दी है, 49% आपने एनडीए को दिया है और 36.7% आपने इंडिया को दिया है। तो आप कह रहे हैं कि अगर मुंबई में टर्नआउट रिकॉर्ड हुआ है तो ये आपके डेटा में रिफ्लेक्ट कर रहा है। जी जी। तो यशवंत मैं महिलाओं पर लौटता हूं कि मुझे लगता है कि जो बड़ा गेम चेंजर रहा है लोकसभा चुनाव से
लेकर विधानसभा चुनाव तक, चुनाव को टाला भी गया नवंबर तक। तो ये सारी चीज़ें, ताकि ज़्यादा पैसे महिलाओं के खाते में आए, ये चीज़ें काम करते हुए दिख रही है। तो आपका एग्जिट पोल ये कह रहा है कि 3% एनडीए जो है पीछे हैं जब पुरुषों का वोट पड़ता है, लेकिन महिलाओं में उनकी लीड 5.5% की है, 5.5% की है। मतलब स्पेसिफिकली आप कह रहे हैं कि लगभग 42%, 41.9% वोट मिल रहा है महिलाओं का एनडीए को, जबकि इंडिया ब्लॉक को या महाविकास आघाड़ी को 36.4 मिल रहा है। तो ये 5-5.5% की लीड हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था यशवंत, कि पुरुषों का वोट थोड़ा ज़्यादा था या लगभग बराबर था कांग्रेस के लिए, लेकिन बीजेपी को जो 5-6% की लीड मिली थी वो महिलाओं के वोट में मिली थी, कम से कम मुझे जो एग्जिट पोल के आंकड़े से याद पड़ता है। तो क्या ये जीत जो है वो लड़की बहन की जीत होगी अगर एनडीए जीतता है? तो कोई संदेह नहीं इसमें। अगर एनडीए मुकाबले में वापस भी आया है, जीतने का तो पूरा श्रेय महिलाओं को जाएगा, लेकिन अगर मुकाबले में भी वापस आता हुआ दिख रहा है आपको, तो उसका श्रेय महिलाओं को ही है। मेरे ख्याल से पिछले जून से लेकर के अभी हम लोग नवंबर में हैं, पूरी पॉलिटिक्स एक तरफ और महिलाओं का इक्वेशन एक तरफ महाराष्ट्र में, और माझी लाड़की बहन स्कीम का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट एक्चुअली एग्जिट पोल में भी अगर आप जो इम्पैक्ट वाले मुद्दों का आप जिक्र देखेंगे तो वो नंबर 1 पे है, जिसका इम्पैक्ट लोगों ने बोला है कि हुआ है। नंबर 2 पे जो खेती से जुड़े हुए और मुद्दों और उनकी स्कीम्स का था, उनका इम्पैक्ट था। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में महिलाओं का मुद्दा खेती और किसान के मुद्दे के ऊपर चला जाएगा, ये हमने और आपने कभी किसने कल्पना की थी? और वो भी महिलाओं का मुद्दा पॉजिटिव उस पे जाएगा। मतलब महिलाओं का मुद्दा जाता है जब कोई, जैसे निर्भया कांड हो गया या कोई नेगेटिव उनके ऊपर खबर चली या खराब चीज उनके साथ में हुई, तो महिलाओं का मुद्दा बनने की बात होती है। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव के बाद से महिलाओं का मुद्दा पॉजिटिव तरीके से आ रहा है सामने, स्कीम और इम्पैक्ट के नजरिए से। तो किसानों के मुद्दे के ऊपर महिलाओं का मुद्दा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, यही आंकड़ों में भी परिलक्षित हो रहा है। तो चूंकि आपने महिलाओं की बात की यशवंत, तो सबसे आखिर में मैं ये पूछूंगा आपसे कि झारखंड में क्या होगा, क्योंकि वहां पर भी तो महिलाओं को पैसे दिए गए थे, लेकिन आप दिखा रहे हैं कि वहां पर बीजेपी को एडवांटेज है। झारखंड में भी जो जेएमएम मुकाबले में है, अच्छे कंटेस्ट में है, वो मैया स्कीम के कारण ही है। वहां पर भी महिलाओं का टर्नआउट 4% ज्यादा हुआ है पुरुषों से, तो वो एडवांटेज उनको उस चीज का मिल रहा है। दिक्कत केवल ये है कि झारखंड में जो डिवाइड आदिवासी नॉन आदिवासी की है, उस जगह पे जाकर के बीजेपी और जेएमएम इन दोनों की लाइनें दरअसल खींची हुई हैं। जेएमएम आदिवासी इलाकों में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है और बीजेपी नॉन आदिवासी इलाकों में बहुत अच्छा स्कोर कर रही है। और भले ही वहां पे 26% आदिवासी रहते हों, लेकिन सच्चाई यह है कि सदान वोट वहां मेजोरिटी में है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो झारखंड में जहां तक सवाल है, बीजेपी का वोट शेयर का मार्जिन आपको इसलिए भी ज्यादा दिख रहा है क्योंकि बीजेपी अर्बन इलाके की सीटें जो जीतती है वो बहुत लंबे मार्जिन से जीतती है। ये बात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी लागू होती है। आप पाएंगे कि कुछ सीटें महाराष्ट्र में विधानसभा की बीजेपी के मार्जिन ऐसे होंगे, आपको लगेगा कि जैसे लोकसभा के मार्जिन हैं, इतने लंबे मार्जिन के हैं। जब आप शहरी सीटें कुछ बड़े मार्जिन से जीतते हैं तो उसका एक नुकसान ये होता है मिलिंद, कि राज्य के लेवल पे आपका वोट शेयर स्क्यूड हो जाता है। तो ये समस्या बीजेपी की झारखंड में भी है और महाराष्ट्र में भी है। बीजेपी चाहेगी कि वो ज्यादा सीटें कम मार्जिन से जीते, बनिस्बत इसके कि कम सीटें ज्यादा मार्जिन से जीते, क्योंकि ज्यादा मार्जिन जिसे बढ़ाने से सीटों की संख्या नहीं बढ़ जाती। सीटों की संख्या तब बढ़ती है जब आप कम मार्जिन से ज्यादा सीटें जीत रहे हो। तो ये दिक्कत है और इस कारण से मैं दोनों ही राज्यों में ये बात आपको बताना चाहूंगा कि जब आप बीजेपी का वोट शेयर जिन इलाकों में ज्यादा आता है, उन इलाकों में ज्यादा आने का अर्थ कतई ये नहीं है कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा बीजेपी की उसमें इन इलाकों में बढ़ जाएंगी। तो ये एक उलटमासी जरूर है, ये भी एक खुरपेच है जिसे कहें आप, हमेशा अटका रहता है आकलन में। लेकिन जहां तक झारखंड का सवाल है, झारखंड में मैया स्कीम का इंपैक्ट है और अगर जेएमएम वहां पे अभी भी रेस में है, हेमंत सोरेन अभी भी पॉपुलर हैं, अभी भी अच्छी लड़ाई दे रहे हैं, तो उसका अर्थ केवल यह है कि महिलाओं का वोट उनके लिए काम कर रहा है।
नहीं तो यशवंत, सबसे आखिर में मैं आपकी बात को जो तो रिकैप कर रहा हूँ कि दोनों जगह आप एनडीए को या बीजेपी लेड अलायंस को एडवांटेज दे रहे हैं, लेकिन मैं महाराष्ट्र पर जो, चूंकि आपने जो आंकड़े की बात की कि बीजेपी का जो वोट शेयर या एनडीए का जो वोट शेयर है वो उसका जो लीड है, जैसे आपने कहा कि वहाँ मार्जिन बहुत ज़्यादा आता है, तो मुंबई में उनका लीड करीब 12% से ज़्यादा है, कोंकण में लीड लगभग 9% से ज़्यादा है, 8-9% है। तो ये कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे भी जो उनको एक्सक्यू मिल रहा है, मतलब जो 1% की लीड मिल रही है, तो इसका भी योगदान है। क्योंकि जो अगर आप उसके उलट जहाँ पर मराठवाड़ा की लीड देखेंगे एमवीए की, तो वो 6%, 7% के आसपास बैठती है, मतलब कम है वो। या अगर आप विदर्भ में तो बराबरी का मुकाबला है, या वेस्ट महाराष्ट्र में भी 6% का। तो ये भी कहीं ना कहीं बात तो है ही है कि जो एनडीए का वोट शेयर ओवरऑल ज़्यादा दिख रहा है, तो ये मुंबई और कोंकण की लीड भी उसको कहीं ना कहीं धक्का लगा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है। आप इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अगर आप हाई लीड वाली मार्जिन सीटों को आप वे आउट करें और ये बोलें कि अच्छा हम बराबरी की मार्जिन पे रख करके हम वोट शेयर कैलकुलेट करें, तो आपको वैसे देखने में हो सकता है कि वहां पे वोटों में भी एमवीए की बढ़ोत ज्यादा आपको दिखाई दे, या बराबरी की टक्कर आपको दिखाई दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो जब आपके राज्य के अलग अलग रीजन जो है एक स्टैंड अलोन राज्य की तरह से बिहेव करने लगे, मुद्दों के ऊपर, डेमोग्राफी के ऊपर, वोट देने के तौर तरीकों के ऊपर और टर्नआउट के ऊपर भी, तो उसका एक अलग तरीके का वियर्ड इम्पैक्ट होता है। कुल जमा बात समझने की यह है कि वोट शेयर में आपको एनडीए के लिए एडवांटेज भले ही दिख रहा हो, लेकिन कम से कम मैं चाहूंगा कि आप सभी अच्छे से काउंटिंग पर दिमाग लगाएं, देखें। और क्योंकि ये खेल इतना सहज और इतना सीधा नहीं है, जैसे देखने पे राज्य के लेवल पे केवल आंकड़े देख करके हम एनडीए का एडवांटेज प्रिडिक्ट कर दें, ऐसा इतना सहज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो देखिए, अब मैं तो किंतु परंतु की बात कर रहा था यशवंत से, लेकिन जो रिजल्ट है वो अगले कुछ घंटे में आ जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं सी वोटर के, वो बड़े रोचक आंकड़े हैं। उसमें दो क्षेत्र जो हैं, मुंबई और कोंकण, उसमें बहुत क्लियर एडवांटेज है महायुति को, वो एक तरह से स्वीप कर रही है। वहीं अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखें और अगर आप मराठवाड़ा में देखें, तो महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस का अलायंस स्वीप कर रहा है। तो कुल मिला के जो खेल है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, वो विदर्भ पर निर्भर करेगा, जहां महायुति को या बीजेपी को एक स्लाइट एडवांटेज है। तो विदर्भ एक तरह से ये तय कर देगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी या कांटे की टक्कर होगी महाराष्ट्र में। इसका नतीजा हमें कल मिल जाएगा सुबह सुबह। यशवंत, एक बार फिर से इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।